हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी सूखी डाली का सारांश देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जी आधुनिक काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। अश्क जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को पंजाब के जालंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित माधोरम एक स्टेशन मास्टर थे। शिक्षक कार्य के अतिरिक्त अश्क जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेडियो, नाटक और फिल्मों से भी अश्क जी का निकट का संबंध रहा। भाषा शैली, अश्क जी की भाषा पर अच्छी पकड़ रही है, तभी तो वे सभी पात्रों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में सफल हुए। पात्रानुकूल एवं देशकाल अनुरूप सहज प्रभावी संवाद इनकी रचनाओं की खूबी है। इनकी रचनाएं उपन्यास, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, कहानी संग्रह, 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, नाटक, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, एकांकी, नया पुराना, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। पुरस्कार, उपेंद्र नाथ अश्क जी को सन 1972 ईस्वी में सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृत्यु 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। सूखी डाली एकांकी का सार। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखी एक रचना है, जिसे चरवाहे नामक एकांकी संकलन से ली गई है। ये संयुक्त परिवारों से जुड़ी एक प्रामाणिक कहानी है, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में अंतर को प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में दादाजी की मुख्य भूमिका है और दादाजी अपने आप को एक वटवृक्ष के समान समझते हैं। जिस प्रकार वटवृक्ष अपनी शाखा प्रशाखाओं से धरती को छाता की भांति छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार दादाजी अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी शाखा की भांति संभालकर परिवार रूपी धरती को प्रेम व एकता रूपी छाया प्रदान करना चाहता है। सभी सदस्यों को प्रेम से एक सूत्र में बांधकर संयुक्त परिवार की विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज के आधुनिक समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस एकांकी में प्राचीन व आधुनिक विचारों का सुंदर सामंजस्य स्थापित किया गया है। एकांकी के पात्र। इस एकांकी में कुल 13 पात्र हैं। एकांकी के मुख्य पात्र दादाजी मूलराज परिवार के मुखिया है, जिनकी उम्र 72 वर्ष है। इनके कुल 3 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा 1914 के युद्ध में शहीद हो गया था, जो बड़ी भाभी का पति है। मझला बेटा करमचंद मंझली भाभी का पति है। छोटा बेटा छोटी भाभी का पति है। परेश तहसीलदार बेला का पति और छोटी भाभी का पुत्र है। बड़ी भाभी दादाजी की बड़ी बहू है। मंझली भाभी दादाजी की मंझली बहू है। छोटी भाभी दादाजी की छोटी बहू बेला की सास है। बड़ी बहू बड़ी भाभी की बहू है। मंझली बहू मंझली भाभी की बहू है। बेला परेश की पत्नी आधुनिक विचारों वाली, पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे छोटी बहू है। इंदु दादाजी की चहेती पोती बेला की ननंद है, जो 5वीं पास है। रजवा मिसरानी अथवा नौकरानी है, पर पोते जगदीश, मल्लू और भाशी है। प्रथम दृश्य। इस एकांकी में कुल 3 दृश्य है। प्रथम दृश्य में दादाजी अपने परिवार की तुलना वटवृक्ष से करते हैं और स्वयं को वटवृक्ष की भांति समझकर समस्त परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखना चाहते हैं। दादाजी का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में शहीद हो गया था। छोटा पोता परेश तहसीलदार बनकर आया है। दादाजी के बाकी दोनों बेटे जमीन व डेयरी तथा चीनी के कारखाने की देखभाल करते हैं। परेश का विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित कुल में सुशिक्षित लड़की बेला से हुआ है, जिससे गांव में दादाजी की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गया था। दादाजी की 3 बहुएं, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी, बहुत सीधी सादी महिलाएं हैं। इन सब में पोती इंदु ही सबसे ज्यादा प्राइमरी तक पढ़ी थी, जो दादाजी की प्यारी पोती थी। किंतु घर में एक ग्रेजुएट पतोहू बेला के आने से परिवार रूपी तालाब में इस प्रकार लहरें उठने लगी, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से तीव्र लहर पैदा हो जाती है।
अर्थात बेला का विचार आधुनिक व परिवार के अन्य सदस्यों के विचार से मेल नहीं खाती। अपने पढ़ाई लिखाई व मायके की प्रतिष्ठा की तुलना ससुराल से करती रहती है और परिवार में अपने आप को अलग समझती है। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाती। घर में एक बरामदा है जहां घर की सभी स्त्रियां बैठकर आपस में गप्पे लड़ाती हैं, धूप सेकती है, पापड़ सुखाती है। पास ही स्नान घर है जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही होती है। उसी समय इंदु बहुत गुस्से में बरामदे में प्रवेश करती है। बड़ी भाभी के पूछने पर इंदु जवाब देती है, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये है, और अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं समझती है। हम तो मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं, बेला के विषय में ऐसा कहती है। बेला मिश्रानी को डांट देती है, काम से निकाल देती है। इंदु के विरोध करने पर बेला कहती है, काम लेने का ढंग उसी को आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कचरा साफ नहीं हो जाता, सजावट बनावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन गंवार नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन भी न टिके। इंदु कहती है, जब से आई है अपने मायके के नौकर, खाना पीना, कपड़े पहनने का ढंग, बस मायके का गुणगान करती है हर समय। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के खाना पीना कपड़ा सभी को गंवारू कहती है। हमारे नौकर गंवार, हम गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, बस एक बेला होशियार। रजवा बड़ी भाभी से रोते हुए कहती है, मांझी मुझे आप अपने पास रख लीजिए, मैं छोटी बहू का काम नहीं करूंगी। इतने में मंझली बहू आकर सूचना देती है, परेश बेला से लड़ाई कर रहा है। बड़ी भाभी पूछती है, क्यों? तब मंझली बहू बताती है कि बेला अपने कमरे का फर्नीचर बाहर रख दी है, टूटा पुराना कहकर। इस पर परेश गुस्से से कहता है, इस फर्नीचर पर मेरे दादा परदादा बैठते थे, पिता चाचा बैठते हैं, उनको कभी शर्म नहीं आया। यदि मैं इसे बाहर रखूंगा तो दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी बेला नहीं मानती है और सर्दी में मलमल के कपड़े और कुशन दिया गया था, उसे भी हाथ नहीं लगाती है। इस तरह बेला घर के सारे सामान को गंवारू कहकर नया फर्नीचर लाना चाहती है। दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में दादाजी और करमचंद आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी परपोते मल्लू और भाशी वट वृक्ष की डाल लाकर आंगन में गड़ाकर पानी देने लग जाते हैं। इस दृश्य को देखकर दादाजी कहते हैं, पेड़ से टूटी डाली पर जल देने से नहीं पनपती बेटा। एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी देने से भी उसमें सरसता नहीं आएगी। हमारा ये परिवार भी बरगद के महान पेड़ की भांति है। इतने में करमचंद कहता है, लेकिन शायद अब इस पेड़ की एक डाली टूटकर अलग होने की संभावना है। इस पर दादाजी कहते हैं, कौन अलग होना चाहता है? ये सुनकर दादाजी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने वट वृक्ष का एक विशाल पेड़ दिखाई देता है और दादाजी तुरंत ही परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित होने के लिए कहता है, बेला को छोड़कर। परिवार के सभी सदस्यों से दादाजी बेला के संदर्भ में कहते हैं कि बहू एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की एकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी है, कभी रिश्ते नातों के बीच नहीं रही। इस भीड़ भाड़ से घबराती होगी, इतने कोलाहल से वो उब जाती होगी। इसलिए हम सबको मिलकर उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। घृणा से मन के विचार को नहीं बदला जा सकता। बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, वो तो मन के भीतर होती है। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि हम सभी से उसे स्नेह मिले तो उसकी घृणा समाप्त हो जाएगी और महानता मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराया जाता है। इस प्रकार दादाजी की इस सीख से सभी बेला के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेते हैं। बेला से कुछ कार्य नहीं करवाते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं और इंदु भी समझ जाती है कि बेला की पढ़ाई से उसे कुछ सीखना चाहिए, उसके रहन सहन को अपनाना चाहिए। इस प्रकार सभी बेला के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने लग जाते हैं। तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में बेला परिवार वालों के बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाती है। एक दिन इंदु से बेला को पता चलता है कि दादाजी सभी कुछ सह सकते हैं, लेकिन किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। वे कहा करते हैं कि हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, कोई डाली टूटकर अलग हो तो मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। फिर बेला इंदु से कहती है, मैं भी तुम सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने भी आप लोगों को। बेला दादाजी से कहती है कि आप पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते,
पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वो डाल सूखकर मुरझा जाए? इस प्रकार एकांकी के अंत में बेला का विचार परिवार के प्रति सकारात्मक हो जाता है और परिवार को अपना लेती है, और परिवार के सभी सदस्य बेला को प्रेम से अपना लेते हैं और एकांकी का सुखद अंत हो जाता है। इस एकांकी में अशक जी ने एक संयुक्त परिवार की मानसिकता का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में पुरातन विचार व आधुनिक विचार का बड़ा सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। एक संयुक्त परिवार के मुखिया की सूझबूझ व दूरदर्शिता का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। दादाजी से सूझबूझ से परिवार टूटने से बच जाता है। एकांकी का उद्देश्य पहला है परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा, संयुक्त परिवार के महत्व को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत कर नई पीढ़ी को संयुक्त परिवार से अवगत कराना। तीसरा, परिवार के मुखिया की सूझबूझ व दूरदर्शिता का परिचय दादाजी के माध्यम से वर्तमान समाज व पीढ़ी के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना। चौथा, इस एकांकी में परिवार के सदस्यों में प्रेम और निस्वार्थ त्याग व समर्पण का सुंदर दृश्य चित्रित किया गया है, जो कि पाश्चात्य सभ्यता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस एकांकी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को परंपरा व आधुनिकता के बीच व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है।